अभी जो हमारे पास आएगा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आया था ओम फ्लो। ओम फ्लो में क्या है? ये भी जो करंट के बारे में है। अब शुरू शुरू में आपने देखा वायर पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी हमने। ये वायर थी, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी पहले। उसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी। उसके कारण हमने करंट कैलकुलेट किया। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ये कहाँ से आई थी? बाहर से बैटरी लगाई होगी तभी आई होगी। बैटरी लगाई होगी बाहर से, पहले लगाया होगा बाहर से। तो हम वही चाहते हैं, हम चाहते हैं करंट एंड इस पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन स्टडी करना चाहते हैं। तो ये वाला आर्टिकल ओम फ्लो उसी से रिलेटेड है। इट स्टेट्स दैट current in a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of a conductor, provided temperature, strain, etc. remains constant। मीन जो यहाँ पे करंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इसको प्रूव करेंगे कैसे? मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, more is the electric field, more is the drift velocity, and more is the current। V more, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी मोर, तो करंट भी मोर। चलो इनको रिलेट करेंगे। वैसे बताया कि दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओम फ्लो ने डायरेक्ट बोल दिया, बस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम फ्लो ने डायरेक्ट बोल दी। प्रोपोर्शनल कभी भी हटाते तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे वो कांस्टेंट आर आता है। आर इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आर को लिखे तो किसके इक्वल आ रहा है? वी अपॉन आई। इसी कांस्टेंट की बात कर लें। और एक चीज है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ग्राफ क्या बनेगा? जब वी जीरो तो आई जीरो, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट ग्राफ होगा, प्रोपोर्शनल है, स्टेल लाइन ग्राफ बनेगा। जो आर को हमने यहाँ पे लिखा वी अपॉन आई, इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी माइनस जीरो अपॉन आई माइनस जीरो। इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन वी अपॉन चेंज इन आई। मैं ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूं? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, कभी भी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, कभी इस फॉर्मेट में कुछ हो, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। तो इसको हम एक आर्टिकल बोलते हैं स्लोप वर्ड, स्लोप ऑफ वी एंड आई ग्राफ। मतलब वी एंड आई ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें आर के बारे में बताएगी। स्लोप किसको कहते हैं? टैन थीटा। मतलब जो वी आई ग्राफ का स्लोप है, जिसमें यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, और डिनोमिनेटर के साथ एंगल लेते हैं, आई है डिनोमिनेटर, वो हमें टैन थीटा इक्वल टू आर बताएगा। क्योंकि चेंज इन वर्ड आना जरूरी है, डिफ्रेंशिएशन वर्ड निकलना जरूरी है, तभी हम स्लोप की बात कर पाते। नहीं तो स्लोप की बात नहीं कर पाते। इस चीज का ध्यान रखना। वो बुक्स में कभी डायरेक्ट लिखा होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वो सीधा कहते हैं स्लोप ऑफ वी एंड आई ग्राफ। और ये एक्चुअल में इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इनएप्रोप्रिएट टेक्निक है वो। तो ये टेक्निक जो मैंने पूरी बोली है, दैट इज राइट। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया। एंगल ध्यान रखना, आई के साथ लेना आपने, किसी और के साथ नहीं लेना। मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ आपको, आप इसका आंसर बताना मुझे।
मैंने इधर आई ले लिया, इधर वी ले लिया, यहाँ पे दो ग्राफ बना लिए मैंने। एक ग्राफ मैंने वन बना दिया, एक ग्राफ मैंने टू बना दिया। वन ग्राफ का एंगल 30 डिग्री है, टू ग्राफ का एंगल 60 डिग्री है। अब मैंने आपसे कहा कि हाँ जी रेशियो बताओ R1/R2, ये जो कांस्टेंट है तो जिसको रेजिस्टेंस बोला था, इनकी रेशियो बताओ। तो वन वाले का tan थीटा कितना आ रहा है? tan 30 डिग्री कितना आ रहा है? 1/√2 3। R2 कितना आ रहा है? 60 डिग्री, √3। तो हमारे पास R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा? R1/R2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। पर यही यही थी, यही एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर दूं कुछ। मैं आपको क्वेश्चन ये देता, टू का एंगल इधर से 30 डिग्री एंड वन का एंगल इधर से 60 डिग्री दे देता। फिर मैं आपसे R1/R2 की रेशियो पूछता। बेटे वन वन का कितना एंगल बन रहा है? हमें आई के साथ देखना है, हमें आर के साथ नहीं देखना, हमें ये देखना है। वो उन्होंने वी के साथ दे दिया, पर हमें तो आई के साथ देखना है। डी डेल्टा चेंज इन वी बाई चेंज इन आई था, डिनोमिनेटर में आई था। तो वन का तो 30 डिग्री बनेगा ना। आई के साथ देखो आप, वी के साथ मत देखो आप। एंड टू वाले का आई के साथ 60 बनेगा। यदि इनकी रेशियो लेते हैं तो सोल्व करते हैं हम इसको। तो वो ये ध्यान रखना आपने, एंगल आपने किसके साथ देखना? आई के साथ देखना। अब ये ओम फ्लो जो पीछे आया, ये बना कैसे, उसकी डेरिवेशन क्या है? वो तो मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला रिलेशन आपको बताया था। मोर इज पोटेंशियल अप्लाइड, मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज ड्रिफ्ट क्लोज एंड मोर इज करंट। पर इनको रिलेट तो करेंगे ना कि आया कैसे, नहीं चारों का लिंक आपस। पीछे आर्टिकल था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने किया हुआ है, E/m टाउ। इसमें माइनस नहीं लोगे क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है। वो किसी और डायरेक्ट और वे से हमें समझानी पड़ेगी, इसमें नहीं लिख पाएंगे ऐसा सीधा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल कैपिटल V डिवाइडेड बाय लेंथ ml/n/e²a टाउ। हेयर ये जो कांस्टेंट है ml/n/e²a टाउ, इसको R कहते हैं। फोल्ड रेजिस्टेंस, it implies RI is equal to V. It implies V is equal to IR. It implies V is directly proportional to I. Hence Ohm's law is proved. तो ये R इसको मानना है, क्योंकि देखो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स होता है। L लेंथ ऑफ कंडक्टर है। एक बार आप वायर को घर पे ले आए तो काटना कुछ नहीं करना आपने, तो लेंथ थोड़ी चेंज करनी है, काटना नहीं इसको कुछ भी। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये भी जैसे टाउ था ना, नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एन भी वैसे ही है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे, हम आगे स्टडी भी करेंगे। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि वायर कितनी थिक है, थिन है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। एक बार वायर को घर पे ले आए और उसमें हम कुछ नहीं किया, कोई तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, तो आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। वो तो ये डिपेंड करता है आपने बाहर से बैटरी कितनी लगा रहे हो, पोटेंशियल कितना लगा रहे हो। मोर इज पोटेंशियल अप्लाइड देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू द सेम वायर। इफ लेस इज द पोटेंशियल अप्लाइड देन लेस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सेम वायर। वो तो उन चीजों में चेंज आएगा, वैसे नहीं चेंज आता।
इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मेन हमारे पास है रेजिस्टेंस के बारे में करने वाली बात है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे अब।